हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर आप ये समझ सकते हो कि आने के चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका दिया गया पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले एक आप जैसे कि एलसीएम निकालते हो उस तरीके से एक दो लाइन यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 156, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो से काटना चालू करते हैं। तो यहाँ पर दो से अगर काटा जाएगा तो 2 से 7 बार में कटेगा, एक बचेगा, और 2 8 कितना हो जाएगा, 2 8 16 होता है। फिर देखिए अब 2 से फिर से काटिएगा तो 2 चौके हो जाए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 नवा 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से नहीं कटने वाला है यहाँ पर, तो ये 3 से काटेगा, 3 से काटेगा, 3 एक कम 3, ठीक है। 3 एक कम 3 हो जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये कितने से कटेगा, तो ये 13 जो है अपने आप खुद से कटेगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 की संख्या जो है वो एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, ठीक है। यानी 2 कितनी बार है, तो 2 जो है वो 2 बार है, इंटू 3 कितनी बार है, तो 3 जो है एक बार है, और 13 कितनी बार है, तो 13 जो है एक बार है। तो देख सकते हैं आपके ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले दूसरे में दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 पे पावर 2, 3 और 13, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो दूसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बेहतर तरीके से लगाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 65, तो 65 लिख लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, तो ये कटेगा 5 से कटेगा, और कितनी बार में, 13 बार में, यानी 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 117 है, तो 117 को आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू में 13 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 3 तिरका 9, और 9 का जब गुणा 13 में करेंगे तो 117 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका HCF अगर निकाला जाएगा तो HCF यहाँ से आपका निकल जाएगा 13, ठीक है। तो HCF हमारा यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो कह रहा है HCF को जो है 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लिखेंगे 13 और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 65, ठीक है। m और माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 117। अब 117 को हम 95 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13, और प्लस में कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 65m हो जाएगा, ठीक है। 13 और 117 को ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 130, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। अब चूंकि हमें यम का मान निकालना है, तो 65 को एक बटे में लाएंगे तो यहाँ पर 130, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 65 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, ये 65 से भाग दिया जाएगा, तो यानी m का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 65 से अगर आप भाग देते हो तो 2 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो 2 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में ही 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम विषम यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक होगा, यानी यहाँ पर हर कंडीशन पे यहाँ पर आपका विषम होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन इसको ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर पहले की बात करें, तो अगर इसमें हम कोई सम संख्या लेंगे तो सम ही रहेगा, और विषम संख्या लेंगे तो विषम ही रहेगा। तो मतलब इसमें प्रत्येक कंडीशन जो है विषम नहीं आएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो मान लीजिए हम पी के स्थान पे कोई सम संख्या 4 ले लेते हैं और प्लस में 1, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जा रहा है। अगर मान लीजिए हम पी के स्थान पे कोई विषम संख्या ले लेते हैं 3, तो 4 और सॉरी 3 और प्लस में 1, ये हो जा रहा है 4। तो कहने का मतलब जब हम विषम ले रहे हैं तो ये सम दे रहा है, और जब सम ले रहे हैं तो ये विषम दे रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे की, तो यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू, मान लीजिए पी का मान कोई विषम संख्या 3 ले लीजिए, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम पी के स्थान पे कोई सम संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4,
तो 2 चौके यहाँ पर 8, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में सम आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आप इस पे संख्या रखकर ट्राई कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है यदि ए बराबर अब दिया गया 2 पे पावर 2 प्लस में इंटू में दिया गया 3 पे पावर 3 और 5 पे पावर 4, और बी बराबर में यहाँ पर दिया गया है 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 भी नहीं है, मतलब 1 होगा। तब क्या कह रहा है एच सी एफ ए और बी, यानी ए और बी का क्या करना है, एच सी एफ ज्ञात करना है। तो एच सी एफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब किसी भी संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना है एच सी एफ का मतलब होता है जो दोनों संख्या में हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 में सबसे छोटी वाली वैल्यू हमें लेना होगा, ठीक है। तो 2 में सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है, 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद एक संख्या यहाँ पर 3 यूज़ हुआ है, और 3 पे पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 पे पावर 2 है। हमको छोटी वाली वैल्यू लेना है, यानी 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 5 पे पावर कितना है, 4 है, यहाँ पे 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो यानी हम 5 पे पावर केवल 1 यानी 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम गुणा करते हैं कर लेंगे, तो 4 9 36 हो जाएगा, और 36 का गुणा हमें 5 में करना है। तो 36 का जब गुणा 5 में करेंगे तो 5 36 के जीरो हासिल लगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा, मतलब 180 आ रहा है जिसका एच सी एफ। तो 180 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पाँचवा वाला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा, और क्वेश्चन नंबर पाँचवा में क्या कह रहा है कि 15 18 और 24 का लसा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। तो देखिए ये तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये 15 से कटेगा, 18 से कट जाएगा, लेकिन 24 नहीं कटेगा, और ये भी नहीं होगा, 240 नहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा, 360, क्योंकि 360 अगर आप एलसीएम निकालना जानते हैं तो आप निकाल सकते हो। आप इन सभी संख्याओं से भाग आप 360 में दीजिएगा, 360 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी छठवें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवें में कह रहा है कि 1/x² माइनस में 2 इक्वल टू में 1/7 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपसे पूछा है एक्स का मान, देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे की वैल्यू है उसको ऊपर, जो ऊपर की वैल्यू है उसको नीचे में, यानी मान को पलट देंगे। तो यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तो x² माइनस में 2 इक्वल टू में यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे करेंगे, यहाँ पर x² इक्वल टू में यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 2 को पंचांतर करेंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे यहाँ पर क्या होगा, x² इज इक्वल टू में 9, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ पर 9 में लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा, और 9 हो जाएगा, ये कितने का वर्ग है, तो प्लस माइनस में ये 3 का वर्ग होता है। तो प्लस माइनस में जो 3 दिया गया है वो ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 4x इक्वल टू में 0 के मूलों का जो है गुणनफल आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखिए मूलों का गुणनफल का एक बहुत सिंपल सा मतलब निकालना होता है, कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमको दिया गया यहाँ पर तो 3, ठीक है, x² माइनस में दिया गया यहाँ पर 4x इक्वल टू में कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो ए का मान यहाँ से अगर निकाला जाएगा तो 3 निकलेगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन सी का मान तो दिया नहीं है, तो सी का मान हम अपने से मान लेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। हमसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मूलों का क्या करना है, गुणनफल निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या होता है, सी अपान में ए होता है। तो सी का मान दिया गया है 0 अपान में ए का मान कितना, 3। तो 3 से भाग जब 0 में देंगे तो पूरा मिला के यहाँ पर हो जाएगा 0। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में दिया गया है यहाँ पर 0, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस में 4x प्लस में k इक्वल टू में 0 का एक मूल जो है 6 है तो k का मान होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण हमको दिया गया यहाँ पर, समीकरण में क्या दिया गया है, तो समीकरण में हमको दिया गया यहाँ पर x² माइनस में 4x और प्लस में दिया गया यहाँ पर k इक्वल टू में 0 का एक मूल, मतलब कि ये x का मान कितना दिया गया यहाँ पर 6 दिया गया है, तो ये x का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 6, तो 6 का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर 4
इनटू में x का मान 6 और प्लस में यहाँ पर हो जाके इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 कवर करेंगे तो 6 कवर 36 माइनस 4 9 कितना हो जाएगा 36 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कि इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो 36 में 36 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाएगा तो 4 यहाँ पर गलती उड़ा कर दिया गया, यहाँ पर 4 छंग 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये वाला लाइन थोड़ा सा आप कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए होगा क्या, यहाँ पर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैंने, और प्लस में के इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब यहाँ से घटा लीजिए तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल टू में हो जाएगा 0। अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे के इज इक्वल टू, ये 12 को 95 करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 12। तो देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट में ही दिया गया है 12, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को या 9 को। जहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है 30वां पद। 30वां पद निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर होता है, देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले प्रथम पद को हम लोग दर्शाते हैं ए से, यानी ए का मान जो दिया गया है हमारा 10 दिया गया है। उसके बाद इसमें हमें डी की ज़रूरत होगी, तो 7 में से आप घटाइएगा किससे 10 को, तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू हमको दिया गया यहाँ पर 30, क्योंकि 30वां पद पूछा जा रहा है। तो फार्मूला हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा n-1 इंटू में डी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए एन की वैल्यू हो जाएगा 30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस में 1 इंटू में हो जाएगा डी की वैल्यू कितना है, तो माइनस में यहाँ पर 3 है, ये हो जाएगा। ठीक, तो अगले स्टेप पे यहाँ पर ए हो जाएगा ए 30 इज इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस यहाँ पर घटाया जाएगा तो ये 29 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। तो अगले स्टेप पे फिर यहाँ पर करेंगे ए 30 इज इक्वल टू यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस 3 9 27 का 7 यहाँ पर हासिल लगा 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए 30 का जो मान निकल के आएगा वो माइनस में 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, और माइनस में 77 किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदु 3, 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो देखिए किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x की और ये हो जाएगी y की। तो जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो आप बहुत सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, पहले यानी x का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, प्लस में दूसरे यानी 4 का वर्ग 16, तो 16 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 कितने का वर्ग होता है, तो ये 5 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही दिया गया है 5। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि tan थीटा बराबर में दिया गया है 1 मतलब tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यानी कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए ताकि हम जल्दी से थोड़ा सॉल्व कर लें। तो ये हो गया आपका छोटा सा त्रिभुज, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका फार्मूले से भी आप चाहें तो हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी नाम दे दीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान हो जाएगा 8, आधार का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कर्ण का मान मुझे निकालना है, तो कर्ण का मान कैसे, दोनों भुजाओं का वर्ग करके उसका निकाल लेंगे उस तरीके से। तो 8 का वर्ग यहाँ पर सब मतलब छोटे तरीके में बता रहे हैं। 8 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा कितना 225। तो जोड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 ये हो जाएगा 4 6 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर 2 9। तो यहाँ पर इसका 289 हो गया, और 289 कितने का वर्ग होता है, तो ये 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका 17। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मतलब हो जाएगा 17 और लंब का मान कितना 8, मतलब 17/8 वाला ऑप्शन जो है
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 17/8 ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर a बटा बी, तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में दिया गया a साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर tan थीटा का मान दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है tan थीटा इक्वल टू में दिया गया है ए और बटे में दिया गया है बी। तो tan थीटा का फार्मूला एक बहुत सिंपल होता है साइन थीटा और बटे में होता है cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मान आपको पता चल गया ए और cos थीटा का मान पता चल गया बी। अब इसका जो मान हमें ज्ञात करना है वो कितने का ज्ञात करना है, ए साइन थीटा, ठीक है, माइनस में दिया गया बी cos थीटा और बटे में क्या दिया गया है यहाँ पर ए साइन थीटा दिया गया है प्लस में दिया गया है बी और cos थीटा दिया गया है। तो ए से तो हमें मतलब नहीं है, तो ए को जेम करते हम लिखेंगे दो संख्या के बीच में उड़ा। साइन थीटा का मान कितना है, ए है तो ए लिखेंगे माइनस बी है बी लिखेंगे इंटू cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे ए इंटू ए का मान साइन मतलब साइन थीटा का मान ए है तो ए लिखेंगे प्लस बी है बी लिखेंगे, cos थीटा का मान कितना है तो बी है। अब देखिएगा क्या होगा। तो ए का गुणा अगर हम ए में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का गुणा बी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए का गुणा ए में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या वर्क कर रहा है, 2 tan 30 बटे में दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्वेश्चन तो बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते हैं इंटू tan के 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा अंडर रूट में 3 होता है, 1 बटा अंडर रूट 3 लिख दीजिए। बटे में दिया गया है 1 प्लस tan 30, तो tan 30 का मान 1 बटा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और अंडर रूट में 3 का यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि इसमें स्क्वायर है। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 एक कम हो जाएगा 2 और बटे में रूट 3 का हो जाएगा रूट 3 कम रूट 3 बटे में 1 और प्लस 1 कवर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 2 और बटे में कितना हो जाएगा अगर बात करें यहाँ पर, तो रूट में यहाँ पर 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा और प्लस में 1 और बटे में क्या हो जाएगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक, अब अगले स्टेप पे क्या करिएगा, इसके बाद यहाँ से देखिएगा तो 2/3 को तो ज्यों को त्यों लिखना है आपको इंटू ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर, ये 3 और 1 4 ये चला आएगा नीचे, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 का 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बटे में क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3, यहाँ पर रूट 3 का परपेंडिकुलर करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अब ऊपर हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3 बटे में हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 3 का 3 केवल 3 ही रह जाएगा और इसका जब 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से 2 बार में, कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब रूट में 3/2 ये किस अंश का मान होता है, तो ये साइन के नहीं साइन 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, तो साइन का 60 अंश का मान होता है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो साइन 60 अंश जो दिया गया वो दिया गया ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कॉट थीटा, ठीक है, कह रहा है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम रूप होगा। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग यहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉट थीटा को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कास थीटा, ठीक है, और बटे में लिख सकते हैं इसको साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा को हम कुछ नहीं कर सकते तो इसको ज्यों को त्यों कर देंगे इंटू यहाँ पर लिया है सेक थीटा। तो सेक थीटा को आप सभी को पता होगा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसल, कास से कास कैंसल, तो केवल और केवल यहाँ पर बचेगा एक, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को यानी 15 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, किसी पेड़ की छाया
उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण से क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि कोई पेड़ की छाया जो है उसकी ऊंचाई से, तो पहले मान लीजिए एक पेड़ बना लेते हैं और पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए हमको नहीं पता तो एच मान लेंगे, और इसकी छाया जो है इस ऊंचाई से √3 गुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और एच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर से कोण बनने लगा है और यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर लंब आधार दिया गया, तो लंब आधार में जब भी होता है तो वहाँ पर हम tan थीटा यूज़ करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या है, लंब, या लंब का मान यहाँ पर हमको दिया है कितना, एच, और बटे में आधार का मान √3 और एच दिया है। तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1 में लिखेंगे यहाँ पर √3 लिखेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू, ये कितने अंश का मान है tan के, तो ये tan के जो है 30 अंश का मान है। तो यहाँ पर tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा का जो मान होगा वो निकल के आएगा 30 डिग्री यानी 30 अंश। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले में ही दिया गया है 30 अंश, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है इतना दिया है, तो उनके प्रत्येक वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन अब जब आप लोग हल करोगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका देखिए एक फार्मूला बहुत अच्छा था। यहाँ पर क्या था, तो मान लीजिए ये पहली हमारी जो अनुपात में दिया गया है उसको R1 पे क्यूब लिख देते हैं और बटे में यहाँ पर लिख देते हैं R2 पे क्यूब, और इज इक्वल टू में लिख देते हैं यहाँ पर 64 बटे में कितना 27। तो इसका जब क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R1 और बटे में यहाँ पर R2 हो जाएगा। इस पर क्यूब लग जाएगा तो यहाँ पर क्यूबिक में लिख देंगे 64 और बटे में कितना 27। तो यहाँ पर ये जो 64 है ये 4 का घन होता है और 27 कितने का घन, 3 का। तो यहाँ पर 4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड वाला है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक होना चाहिए संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये समांतर माध्य से क्वेश्चन है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसको चलिए सिंपल तरीके से यहाँ पर हम लोग ला लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं किसको किसको जोड़ना है, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 हो जाएगा और एक हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब बट्टे में क्या करिएगा, कितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग देना होगा। तो भाग देंगे 9 से। ठीक है, तो अब सबको अगर आप जोड़ोगे तो सबका जोड़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 बटे में हो जाएगा 9। 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 होता है, मतलब 5 हो जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 यानी 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये प्रायिकता से लिया गया। तो प्रायिकता का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए कोई सिक्का है, उस पर क्या होता है, उस पर एक होता है, एक साइड में होता है हेड होता है यानी सर जिसे बोलते हैं, और एक साइड में क्या होता है टेल यानी कि पूंछ होता है। ठीक है, तो किसी अगर सिक्के को जैसे उछालते हैं हम, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। यानी संभावना कितनी आ रही है, 2 आ रही है। संभावना 2 है ना, संभावना मतलब 2 आ सकता है, या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यहाँ पर कह रहा है ऊपर शीर्ष आने की संभावना कितनी है, तो शीर्ष यानी कि हेड आने की संभावना। तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार सिक्का में आएगा, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड या फिर टेल। तो एक बार शीर्ष कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, और टोटल संभावना कितनी है, तो 2 है, यानी 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1/2 दिया गया है ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कास स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए बहुत सिंपल से बोल रहा है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कास स्क्वायर थीटा। तो जिसमें से साइन स्क्वायर थीटा का मान ही निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को जो बताओ
1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान दिया गया है 1/2, तो 1/2 दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक में से अगर आधा यानी कि 1/2 घटाएंगे तो इसका घटाना भी कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, जो कि 1/2 दिया गया जिसमें। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, कह रहा है बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बीच की दूरी का फार्मूला है, आई होप आप सब इसको लगा लीजिएगा। इसको आप लोग को मान लीजिए लगाने के लिए मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि ये दूरी के वाला क्वेश्चन है। ये इसको आप लोग मान लीजिएगा ये x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, और इस तरीके से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इसका एक फार्मूला होता है, x2 माइनस में होता है x1, ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लीजिएगा, और प्लस में क्या होता है y2 माइनस में क्या होता है y1 और इसका स्क्वायर, ये सभी लगा दीजिएगा रूट में। इतना फार्मूला ये मान है, लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 को। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में के इक्वल टू में 0 का के मूल समान है, 0 के मूल समान है, तो यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी सरल है भाई, इस क्वेश्चन को आप लगा भी सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि मूल समान, जब भी मूल समान होता है तो डी का मान आपको 0 ले लिया जाता है। यहाँ से ए का मान आपका निकाल लिया जाएगा तो 1 निकलेगा, बी का मान निकाला जाएगा तो यहाँ पर माइनस में सा, और जो सी का मान होगा वो हो जाएगा के हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फार्मूला एक आप लोगों ने पढ़ा होगा विविधिकर का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये फार्मूला होता है। तो डी का मान हम 0 रखेंगे क्योंकि बोला है मूल समान होता है। बी का मान कितना है 6 है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, वो भी प्लस में -4 इंटू ए का मान कितना दिया गया तो 1 दिया, इंटू सी का मान कितना दिया गया तो के दिया गया है। तो यहाँ पर 0 बराबर में कितना हो जाएगा 36, और 4 एक कम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 के है ये माइनस में है, तो इसको पंचांदा करके हम इसके प्लस में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, 4 से भाग देंगे तो 4 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 9 दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन 2a बराबर में दिया गया 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए का मान, यानी कि कह रहा है कि ऐसा मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा जाए जो दोनों साइड पे बराबर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आप रख दीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो कि साइन 0 अंश लिखा है, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है उस क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मुझे लग रहा है लगा चुके हैं हम लोग, ऐसा सेम क्वेश्चन था। कह रहा है यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई से √3 गुनी है तो उसका जो है मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर हल करिएगा, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी मीनार, ये मान लीजिए मीनार हो गया, लंबाई हो जाएगा h, और कह रहा है √3 गुना है तो यहाँ पर हो जाएगा √3h हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 अंश निकल के आएगा, तो इसका जो है इस क्वेश्चन में लोग लगा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना है 5 और 8 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर पहले को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 13 से भाग देंगे तो 13×5 = 65, ठीक है, 13×5 = 65 और 5 यहाँ पर हासिल बच जाएगा, जो कि शेषफल यहाँ पर 5 बच रहा है। और 13 से जब भाग इसमें देंगे तो 13×9 = 117 और 8 कितना होता है 25 होता है। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 25, कह रहा दिया है HCF 252 और 500, ठीक है, 94 बराबर में 18, यानी दोनों का HCF निकाल कर दे दिया है। कह रहा है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं भाई, निकालते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो इसको मान लीजिएगा ये आपकी है पहली संख्या, और इसको मान लीजिए ये है आपकी दूसरी संख्या, और HCF दिया गया है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस में HCF दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम निकालना है मुझे, तो हम पहली संख्या यानी 252 इंटू में दूसरी संख्या यानी 594 को गुणा करेंगे, और बटे में क्या कर देंगे HCF यानी 18 को लिख देंगे, क्योंकि और बराबर में क्या लिख देंगे LCM हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दिया जाएगा यहाँ पर 18 से। ठीक है, चलिए अब देखिए 18 से इसको काट लीजिए, 18 से एक बार में कटेगा, 18 से ये कटेगा, 18 × 1 = 18 और 18 × 4 = 72।
तो अब 14 से गुणा इसमें करना है, तो 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 इसमें इकाई अंक 6 नहीं है, इकाई अंक 6 नहीं है, इकाई अंक 6 नहीं है, इकाई अंक 6 दिया गया है ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। मैंने छोटे से क्वेश्चन में यहाँ पर 4 का गुणा यहाँ पर हमने 4 में कर दिया तो 16 आ गया। 16 यानी 6 दिखेगा तो 6 इसमें ही है, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है समीकरण 5x² माइनस में 3x प्लस में 2 इक्वल टू में दिया गया मूलों का योगफल ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सरल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर a का मान यहाँ से निकाला जाएगा तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 5, b का मान निकाला जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। मूलों का योग का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला था, अल्फा और प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस में बी अपान में ए था। तो माइनस में लिखिएगा बी का मान कितना दिया गया -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपान में ए का मान कितना है तो 5, यानी कि प्लस में 3/5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3/5 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है माध्यक और बहुलक के बीच संबंध क्या होगा। तो इसका बहुत ही अच्छा संबंध होता है भाई। क्या होता है, बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन से आपके मतलब इस फार्मूले से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि दे दिया माध्य का मान ले लीजिए आप 20 ले लीजिए, ठीक है, और माध्यक का मान मान लीजिए 15, तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो दिया गया है वो 16:25 दिया गया है। कह रहा है त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 16 जो है ये कितने का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है। 25 कितने का वर्ग होता है, तो ये 5 का वर्ग होता है। अर्थात बोल सकते हैं हम लोग कि जो 4:5 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 के ओर। क्वेश्चन नंबर में 29 में क्या कह रहा है समीकरण x1 प्लस मतलब a1 प्लस एक्स b1 y c1 इक्वल टू में 0 तथा a2 x b2 y और c2 इक्वल टू में 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का मैंने फार्मूला कई बार बता रखा है, क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो दूसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योगफल है यानी योग है वो 19 है और उनका डिफरेंस जो है 17 है। तो ऑप्शन से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ये 13 और प्लस में 6 हो जाएगा 19, यहाँ पर योग कंप्लीट। कह रहा है अंतर यानी कि 13 में से अगर मान लीजिए हम 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। तो अर्थात बोल सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। एमसीक्यू का काम आपका हो चुका खत्म। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा और वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।